तो नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर द स्टील लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी के आक्रमणों की। मोहम्मद गौरी संबंधी जितने जो क्वेश्चन बनते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, पीएससी में, वो उन्हीं में से मोस्टली बनते हैं। तो हम देखेंगे भारत में किस तरीके से उसका आक्रमण हुआ, किस तरीके से लूटपाट करने के लिए आया था। तो मोहम्मद गौरी और गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी दो भाई थे। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम है उसका शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक। तो 1173 में ये गौर जो शासक था वहाँ का सूबेदार बन गया, वहाँ का शासक बन गया। उसके बाद फिर वो सीधा 1173 के बाद भारत में आता है। उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। तो महत्वाकांक्षा बढ़ती भारत में वो 3 प्रकार से आक्रमण करता है: धन संपत्ति लूटने के लिए, अपने इस्लाम का प्रचार करने के लिए और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। ये 3 कंडीशन उनके सामने आती हैं। चलिए हम पूरी बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद गौरी का आक्रमण। कहां पर आक्रमण है? भारत में आक्रमण है। गौर गजनी का उस समय एक छोटा सा राज्य था जो गजनी के अधीन था। तो इसमें लिखा है गौर मोहम्मद महमूद गजनी के एक अधीन एक छोटा सा क्या था? एक राज्य था। मोहम्मद गौरी का बचपन का नाम क्या है? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। एक कई बार पूछ लेते कि मोहम्मद गौरी का बचपन का नाम क्या है, तो हमें याद रखना शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। 1173 में गौर का शासक बन गया। कौन बन गया? मोहम्मद गौरी। उसके बाद उसने अपनी योजना बनाई कि मुझे भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना है, इसलिए मुझे भारत की ओर जाना है। तो वो उधर से सीधा भारत की ओर आता है। तो 1175 में 76 में मुल्तान के शासक होते हैं जिनका नाम करमाथी संप्रदाय है और ये मुसलमान थे। लेकिन कहा जाता है इतिहास के अनुसार ये पहले बौद्ध थे, तो ट्रांसफर हुआ था, इनका माइग्रेट हुआ था, इसलिए ये करमाथी मुसलमान बने और उस पर आक्रमण किया और उनको पूरी तरीके से पराजित कर दिया। ठीक। कब किया? 1175 और 76 में 2 बार आक्रमण किया। अब इसका हौसला और बढ़ गया। तो इसके मन में और कॉन्फिडेंस आया। तो 1178 में गौरी का दूसरा बार आक्रमण हुआ। कौन सा? दूसरी बार आक्रमण हुआ। कहां पर हुआ? पाटन, गुजरात पर हुआ था। तो वहां का शासक कौन था? मूलराज द्वितीय था। चालुक्य वंशी शासक मूलराज द्वितीय था। कहीं कहीं हमें लूसेंट में तो भीमराज द्वितीय मिलता है, बघेला वंश का। और इस तरीके से इसके क्या है जी, आंदोलन, लगातार आंदोलन करता रहा। कितना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कितना उसका हौसला बढ़ता है। यहाँ क्या होता है? यहाँ गौरी पूरी तरीके से पराजित हो जाता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता। भले ही हार गए तो क्या है, लेकिन वो लगातार भारत पर आक्रमण करता है। तो उसके बाद फिर अगला आक्रमण करता है मलिक खुसरो पर करता है। कब? 1179 में पेशावर और विजय हो जाता है। यहाँ उसको पराजय मिली एक जगह, बाकी यहाँ से यहाँ पर भी जीत गया और यहाँ हार गया। लेकिन अब उसके बाद सीधा लगातार क्या होता है? विजय होती है। 1181 फिर वो आक्रमण करता है लाहौर में और फिर विजय हो जाता है। लगातार उसकी विजय की कामना बढ़ती रही, महत्वाकांक्षा बढ़ती रही कि संपूर्ण भारत को मैं अपने अधीन करके रहूंगा। ये उसने बीड़ा उठाया। 1182 में सुम्र शासक देवल पर और सिंध पर विजय करता है, विजय हो जाता है, आक्रमण करता है। 1155 मलिक खुसरो पर दोबारा करता है, सियालकोट में विजय मिली उसको। और फिर मलिक खुसरो पर फिर आक्रमण करता है 1186 में, लाहौर में फिर विजय मिली, जीत गया। और फिर 1189 में चौहान सूबेदार भटिंडा पर आक्रमण करता है, उसको भी अपने अधीन कर लेता। अब तो उसका इस तरीके से हौसला बुलंद हो गया कि मेरे सिवाय कोई नहीं, कि मैं ही सिकंदर बन जाऊंगा। फिर 1191 में टकरा जाता है किससे? पृथ्वीराज चौहान से, और तराइन का पहला युद्ध होता है। कहा जाता है कि तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह से पराजित होता है और पराजित होने के बाद जाकर के अपने बंकर में रहता है। लेकिन 1 साल वो सोचता रहता है, समझता रहता है कि मुझे कैसे भी करके पृथ्वीराज चौहान को
पराजित करना है। उसके बाद इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर दोबारा तराइन का द्वितीय युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1192 में, और इसमें मोहम्मद गौरी विजय हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। अब इसमें हमें इतिहासकार बहुत सी बातें बताते हैं कि कहा जाता है कि वो अपने साथ में ले गए। कहाँ ले गए? अपने गौर में ले गए। तो गौर में उसने उसको मार दिया। कहाँ? खुद इतिहासकार खुद एक जगह लिखते हैं कि उन्होंने ये भी किया था कि मोहम्मद गौरी को उसने शब्दवेदी बाण से मार दिया और फिर अपने आप को मार लिया। तो ऐसा ही एग्जाम्पल मिलता है। और उसके बाद फिर 1194 में जयचंद्र के साथ में कन्नौज का युद्ध होता है और वो विजयी हो जाता है। और फिर अगले साल चल करके यहाँ एक बात और निकल के आती है कि शायद ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है कि जयचंद्र को हम गद्दारी की संज्ञा देते हैं। क्यों देते हैं? कि जयचंद्र की बेटी थी संयोगिता की शादी हो रही थी। ऐसा मालूम चलता है इतिहासकारों के द्वारा कि वो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता यानी जयचंद्र की बेटी को मंडप से उठा के ले आता है स्वयंवर से। तो उनकी आपस में दुश्मनी थी। लेकिन कहीं कहीं इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि एक जगह जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता को घोड़े पर देखा और एक पुरोहित को बुलाकर के उनकी शादी आसानी से करवा दी। ये भी हमें मिलता है। लेकिन जयचंद्र को गद्दारी की संज्ञा आज भी दी जाती है, उस समय भी दी गई। फिर 1155 ये भी कहा जाता है कि जयचंद्र ने ही इसको बुलाया। तो आगे चल के पृथ्वीराज चौहान को उसने पराजित कर दिया। अब कहा कि मेरे लिए कांटा कौन बनेगा? तो मेरे लिए जयचंद्र कांटा बनेगा। इसलिए जयचंद्र को भी उसने पकड़ लिया और मार दिया। उसके बाद 1155 में कुमारपाल बयाना से युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान फिर विजयी हो जाता है। और फिर 1196 में सुलक्षण पाल ग्वालियर पर आक्रमण, तो ग्वालियर तक आ गया और वहां पर पृथ्वीराज चौहान की हार तो पहले ही हो गई थी, लेकिन मोहम्मद गौरी विजय हो गया और इसका ये अंतिम शासन या अंतिम उसका आक्रमण होता है। अब इतना सारा उसने जीत लिया, अब किसको देगा? किसको देगा? उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, ना ही उसका पुत्र था, लेकिन उसके पास गुलाम सेनापति थे। गुलाम सेनापतियों में कई लोगों के नाम आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसका जो महत्वपूर्ण सेनापति था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली, आगरा और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। और सूबेदार नियुक्त किया तो फिर उसके बाद दूसरा उत्तराधिकारी था उसका, यानी गुलाम सेनापति यलदौज, उसको गजनी गौर का क्षेत्र दे दिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ? कुबाचा नसरुद्दीन कुबाचा जो था उसको सिंध और मुल्तान का क्षेत्र दे दिया। अब कहा जाता है कि उसकी क्या हुआ, वो यहाँ से 1203 में वापस चला जाता है। लेकिन उसके दिमाग में ये बात रहती मेरा शासन कहाँ तक है। और कहा जाता है कि उसका 1203 में जो बड़ा भाई था गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी, उसकी मृत्यु हो जाती है। गौर और गजनी का वो जा करके शासक बन जाता है। जब शासक बन जाता है तो लगातार उसके विद्रोह होते रहते हैं। और कहा जाता है कि इसकी 15 मई 1206 को मृत्यु हो जाती है। किसकी हो जाती है? या कहा जाता है, ये भी एक जगह लिखा है इतिहासकारों ने कि मोहम्मद बख्तियार खिलजी का जो सेनापति था उसने इसकी हत्या कर दी, ये भी कहा जाता है। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसके जो सेनापति हैं इस तरीके से जो बख्तियार एक खिलजी और आता है, बख्तियार खिलजी भारत में आता है तो सिंध को क्रॉस करते हुए वो सीधा बिहार पहुंचता है। बिहार प्रांत पर हमला करता है, आक्रमण करता है। तो बिहार में उसने क्या किया, 18 घुड़सवारों के साथ में जो बंगाल का शासक था लक्ष्मण सेन, उसको परास्त करता है। वो अपना राज छोड़ करके चला जाता है। और जब चला जाता है पूर्वी बंगाल में, उसके बाद फिर बख्तियार खिलजी विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त करता है, नष्ट करता है। और बंगाल में उदंतपुरी को नष्ट करता है और बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करता पूरी तरीके से, और बौद्ध भिक्षुओं का वो कत्लेआम करता है। इस तरीके से ये पूरा 1206 में उसकी डेथ हो जाती है। और यहाँ भारत की अपन बात करते हैं तो भारत में कुतुबुद्दीन नामक एक अपने गुलाम को छोड़ करके चला जाता है। और कुतुबुद्दीन एक गुलाम था जो मोहम्मद गौरी के साथ में आया और आगे चल के भारत का एक सुल्तान बन जाता है, एक सम्राट बन जाता है और संपूर्ण भारत पर वो अपना आक्रमण करता है। इसलिए मोहम्मद गौरी से संबंधित जितने जो क्वेश्चन हैं
जो इसी से आते हैं, उनके कौन कौन से आक्रमण हैं, कहाँ कहाँ पर किए, किस किस पर किए, कौन से उसमें विजय हुआ, ये सारे क्वेश्चन उसमें आते हैं पेपर में, प्रतियोगिता परीक्षा में। अब हमें इसको एक बार अच्छे तरीके से देखना है, बढ़िया ध्यान साधना लगा करके, मन लगा करके आप इनको एक चुटकी में याद कर लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज चौहान किससे पराजित हुआ। तो पहली बार पराजित हुआ क्या, 1178 में दूसरा आक्रमण के पाटन गुजरात में, और मूलराज द्वितीय से वो पराजित हो जाता है। दोबारा पराजित होता है पृथ्वीराज चौहान से, बाकी सभी युद्धों में वो जीत प्राप्त करता है। इस तरीके से ये मोहम्मद गौरी से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएंगे। लास्ट में यही कहूंगा, मैं आपसे अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, छात्र छात्राओं, इस सरल भाषा में, सिंपल भाषा में वीडियो तैयार किया है मैंने बड़ी मेहनत से, और आपको समय निकाल करके इसको देखना है। तो द हिस्ट्री लाइव को, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत में मैं यही कहता हूँ, पढ़ेंगे सो बढ़ेंगे। धन्यवाद।